वेलकम डियर फ्रेंड्स, आज की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी और इस जलवायु सूर्य तप यानी इंसोलेशन को समझने के लिए हम ये सारी चीजें समझेंगे। हम इसमें क्या क्या समझेंगे, परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है, फिर हम देखेंगे सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोलेशन, सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट, ये कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट, ये हम अभी पढ़ेंगे क्या होता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाएं, चाहे जो भी फिनोमेना होता है एटमॉस्फेयर में, वो सारे फिनोमेना कैसे इसको इफेक्ट करते हैं सूर्य तप इंसोलेशन को, ड्यूरेशन ऑफ द डे। अब देखिए, अब हम समझते हैं सौर स्थिरांक, जो इसको फैक्टर इसको इफेक्ट करने वाला था। एक था सौर स्थिरांक, ठीक है, यानी सोलर कांस्टेंट। अब देखते हैं सोलर कांस्टेंट क्या होता है। उसके पहले देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं, तभी आप इसको समझ पाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, नाभिकीय संलयन के कारण, ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन ये होता है जब दो छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, ठीक है। जब दो छोटे न्यूक्लियर मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियर बनाते हैं और उसके साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो सूर्य में क्या होता है, बहुत सारे 1H2 हाइड्रोजन होती है। तो ये हाइड्रोजन उतने हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर ज्यादा है, हाई टेम्परेचर पर इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर पर ये 2He4 हीलियम और बहुत सारी एनर्जी रेडिएट करती है। ये जो एनर्जी रेडिएट होती है यही सूर्य तप है और यही विकिरण के रूप में हमें प्राप्त होता है ये एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन है। दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर के सूर्य में हाई टेम्परेचर पर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं, हीलियम का एक न्यूक्लियर बना रहे हैं और उसके साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये रिएक्ट करके बना दे रहे हैं 2He4, इसका मतलब धीरे धीरे इसमें हाइड्रोजन का अमाउंट कम होने लगेगा सूर्य में। तो ये जो सूर्य में अगर हाइड्रोजन ही कम होने लगेगा तो मतलब आगे 2He4 नहीं बन पाएगा, मतलब इतना एनर्जी नहीं क्रिएट हो पाएगी। एनर्जी नहीं क्रिएट हो पाएगी तो उतना उजाला, उतनी रोशनी, उतना विकिरण नहीं जनरेट हो पाएगा। तो सूर्य में सूर्य धब्बा बनने लगता है। इसकी वजह से क्या बनने लगता है, सूर्य धब्बा, ठीक है। तो ये जो धब्बा बनता है इसकी एक साइकिल होती है, इसकी 11 सालों की साइकिल होती है। तो सूर्य धब्बे की जो साइकिल होती है वो 11 साल की होती है। अब ये 11 साल की हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर 11 साल बाद रेट ऑफ रिएक्शन, हर 11 साल बाद रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रही है इसका रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अगर 1 मिनट में ये हो सकता है कि अभी 100 बार हो रही हो, तो 11 साल बाद ये हो सकता है 150 बार होने लगे, या 11 साल बाद हो सकता है कि ये 95 बार होने लगे। अगर ये 150 बार होने लगेगी तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ जाएगा, मतलब कि 1 मिनट में अगर 100 बार ये रिएक्शन हो रही थी तो उसके बाद अब ये 1 मिनट में 150 बार होने लगेगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसका विकिरण भी बढ़ जाएगा, तो आने वाला सूर्य तप भी बढ़ जाएगा, सूर्य तप भी इंक्रीज हो जाएगा, इंसोलेशन ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीमेंट होता है ये इंक्रीमेंट ओनली +2% होता है। ये मैं नहीं कह रही, ये किताबें कहती हैं कि जब भी 11 साल की साइकिल के बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है, विकिरण बढ़ जाता है, सूर्य तप बढ़ जाता है, तो ये जो आने वाला इंसोलेशन सूर्य तप है ये मात्र 2% बढ़ता है, ठीक है। और ऐसे ही 11 साल की साइकिल में अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर कम हो गया तो एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी वजह से विकिरण कम और सूर्य तप भी कम,
सूर्य तप भी कम हो जाएगा। इस स्थिति में मात्र -2% की कमी आती है। ठीक है, तो अगर -2% की कमी आती है और बढ़ोतरी +2% की मैक्सिमम होती है, तो सौर स्थिरांक की वजह से +2% की ही कमी और बढ़ोतरी सूर्यातप में होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये ±2% जो है वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 1.92 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। 1.92 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इसकी वैल्यू होती है। इसे ही कहा जाता है सौर स्थिरांक। तो अब हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि 11 साल बाद क्या हो, सन के रेडिएशन की वजह से हमें सूर्यातप ज्यादा प्राप्त हो और 11 साल के बाद हमें सूर्यातप कम प्राप्त हो। लेकिन ये 2% इतना नेग्लिजिबल, 1.92 इतना नेग्लिजिबल होता है कि इसकी वजह से जनरली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए हम इसे कंसीडर सूर्यातप को पढ़ने में बहुत ज्यादा नहीं करते। लेकिन हाँ, ये एक फैक्टर जरूर है जो इंसुलेशन को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले एक कारक हम पढ़ चुके हैं, सौर स्थिरांक। अब हम दूसरा कारक पढ़ रहे हैं, दूसरा फैक्टर पढ़ रहे हैं कि इस पृथ्वी और सूर्य के मार्ग में दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, अब मैंने ये डायग्राम बनाया है तो इसमें आप समझ लेते हैं। इसके पहले हम एक कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। इसको बोलते हैं परिभ्रमण और इसको बोलते हैं परिक्रमण। हिंदी में क्या होता है? रोटेशन। रोटेशन होता है अपने एक्सिस पे, ये अर्थ का एक्सिस है जो 23.5 डिग्री अर्थ झुकी हुई है। और कैसे झुकी हुई है इसके लिए भी एक सेपरेट लेक्चर है, आप उसको भी देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे झुकी हुई है। जब अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती है उसको बोलते हैं रोटेशन। और जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के चारों ओर घूमती है इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, यानी परिभ्रमण। तो अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, कैसे? इलिप्टिकल पाथ में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। इसको बोलते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर परिभ्रमण कर रही है। ठीक है, यानी रिवॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें आगे कि इस रिवॉल्यूशन का क्या रिजल्ट होता है। तो ये सन है, ये इलिप्टिकल पाथ है। हम पोजीशन 1 लेते हैं मार्च की। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं P1। इस पोजीशन में मार्च में सन रेज 0 डिग्री लाइन पर, ये 0 डिग्री लाइन है, इस 0 डिग्री लाइन पर परपेंडिकुलर पड़ रही है। तो इसका मतलब इस 0 डिग्री लाइन का, पहली बात तो अगर सन की रेज परपेंडिकुलर पड़ती है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। इस एरिया का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो यहीं से क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा और इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा बारिशें होती होंगी। ठीक है, कहते हैं ना 4 o'clock रेन इक्वेटर पे, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि सन रेज परपेंडिकुलर पड़ती है यहाँ पे। और जब परपेंडिकुलर नहीं भी पड़ रही होती तो जनरली इस एरिया से इस एरिया के बीच में लाई कर रही होती है रेज। कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती रहती है। तो फिर भी कंपैरेटिवली और जगह की अपेक्षा यहाँ का टेम्परेचर इक्वेटर का हमेशा ज्यादा ही होता है। इसीलिए यहाँ पे 4 o'clock रेन्स होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा, एवेपोरेशन ज्यादा, एवेपोरेशन ज्यादा तो कंडेंसेशन हो जाएगा और फटाक से बारिश हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इस 0 डिग्री पे सन रेज मार्च के टाइम पे परपेंडिकुलर पड़ रही होती हैं, लंबवत पड़ रही होती हैं, तो यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को बोलते हैं, इस स्थिति को बोलते हैं विषुव या इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, इस स्थिति में दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, अब मार्च से हम दूसरी पोजीशन पे आ गए, P2 जून में आ गए हैं। अब देखिए, अगर हम जून में आ गए हैं, P2 यहाँ लिख लेते हैं, हम जून में आ गए तो हम देख रहे हैं कि सन रेज इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी
23.5 डिग्री नॉर्थ इस पे परपेंडिकुलर पड़ रही हैं। तो अब नॉर्थ एरिया में भारत कहाँ स्थित है? भारत भी नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। भारत भी अगर नॉर्थ में स्थित है और 23 डिग्री पे अगर सनरेज परपेंडिकुलर चल रही हैं, पड़ रही हैं, तो भारत में इस टाइम कैसी होगी? इंडिया में इस टाइम पे गर्मी का मौसम होता है, ठीक। नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर ये परपेंडिकुलर पड़ रही हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी रेज कम पहुंच रही है, तो इस टाइम पे इनको कम इंसोलेशन प्राप्त होगा। अगर कम सूर्य तक की प्राप्ति होगी तो इस समय सदर्न हेमिस्फीयर में जाड़े का मौसम होगा, समझ रहे हैं। तो इस टाइम पे हमारे वहां गर्मी हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो इसको, इस स्थिति को कहा जाता है ग्रीष्म अयनान, समर सोल्स्टाइस, ठीक है। समर सोल्स्टाइस, इसको ग्रीष्म अयनान कहा जाता है। और इसी में उत्तर का सबसे लंबा दिन, उत्तर भारत यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन आपको इसी जून के महीने में मिलता है, ठीक है। सबसे बड़े दिन भी आपके जून के टाइम पे हो रहे होंगे। अब स्थिति चेंज होती है, फिर पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए यानी रिवॉल्यूशन करते हुए पोजीशन P3 पे आ गई, P3 पे आएगी। इस पोजीशन को बोलते हैं उपसौर। उपसौर मतलब यहाँ आप देखेंगे सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। एपीहीलियन, एपीहीलियन मतलब सन और अर्थ का डिस्टेंस जब सबसे ज्यादा होता है उसको अपसौर कहा जाता है, यानी वो महीना जुलाई का है, ठीक है। तो जनरली 3 से 6 जुलाई के बीच में ये कंडीशन आती है। अभी और समझेंगे, इसको और रिलेट करेंगे, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। देखिए अब आप देखिए सितंबर का महीना, सितंबर, यही फिर से वो पोजीशन आ गई। अभी तक देखिए ये अगर मैं सन मानूं, ये 0 डिग्री लाइन, ये 23.5 लाइन, ठीक है, ये 23.5 साउथ, पहले 0 पे लाइन थी, फिर यहाँ गई, अब फिर से यहाँ आएगी, यहाँ आएगी तो रास्ते में क्या फिर से 0 डिग्री लाइन पड़ेगी, तो ये 0 डिग्री लाइन पे फिर से सन परपेंडिकुलर आ गया। अगर सनरेज यहाँ परपेंडिकुलर आ गई तो यहाँ फिर से विषुव की स्थिति बन जाती है, यानी इक्विनॉक्स की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। फिर हम पोजीशन P4 के बाद हम आए P5 पे, P5 पे आते हैं। P5 की स्थिति आप देख रहे हो, P5 यहाँ पे लिख लेते हैं। P5 की स्थिति में क्या है कि सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे उस टाइम पे गर्मी का समय होगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय जाड़े का समय होगा, क्योंकि सनरेज यहाँ पे अपेक्षाकृत कम पड़ रही है, ठीक है। तो हमारे वहां दिसंबर के टाइम पे जाड़े का समय होता है, इसीलिए हमने इसे शीत अयनांत कह दिया है। यहाँ पे सूर्य के मतलब साउथ पोल सूर्य के सामने होता है, नॉर्थ पोल सूर्य से थोड़ा सा दूरी पे होता है। और ऐसे ही ग्रीष्म अयनांत में नॉर्थ पोल सन के सामने होता है और साउथ पोल थोड़ा सा दूरी में होता है, यानी सदर्न पार्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि ये जो रीजन है, जब ग्रीष्म अयनांत का समय है तो नॉर्थ पोल अगर सन के सामने पड़ रहा है तो इस समय 6 महीने का दिन, जो कहते हैं ध्रुवों पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ पे इस ध्रुव पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पे 6 महीने का दिन होगा। इस पोल पे ये जस्ट अपोजिट साइड में पड़ रहा है, तो इस टाइम पे यहाँ पे रात हो रही होगी, क्योंकि सनरेज बहुत ही तिरछी पड़ रही होंगी, तो इंसोलेशन यानी सूर्य का प्रकाश इतना नहीं पहुंचता है, ठीक है। ऐसे ही ये चीजें, ये ऐसा समय है जब सनरेज साउथ पोल पे पड़ रही है, नॉर्थ पोल पे नहीं पड़ पा रही है। इस टाइम पे नॉर्थ पोल पे रात है, साउथ पोल पे दिन का समय है। अब एक और चीज आप नोटिस करिए कि जो दिसंबर का समय है, जो ऑस्ट्रेलिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो जब 25 दिसंबर होता है तो हमारे वहां तो जाड़ा हो रहा होता है 25 दिसंबर को, लेकिन उनके वहां गर्मी चल रही होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से एक चीज आपको और समझनी है। अब हम नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं P6 पे। P6 पे देखते हैं जनवरी। जनवरी में उपसौर यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, इसको बोलते हैं पेरीहेलियन, ठीक है।
जनरली ये सिचुएशन 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में आकर करती है। ठीक है, अब ये उपसौर की स्थिति हो गई, सूर्य और पृथ्वी सबसे ज्यादा पास है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि अगर अपसौर की स्थिति में सूर्य पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर है, अगर डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच का सबसे ज्यादा है, और जनवरी में सूर्य और अर्थ के बीच का डिस्टेंस सबसे कम है, तो जनवरी में गर्मी क्यों नहीं होती और जुलाई में जाड़ा क्यों नहीं होता? तो इस क्वेश्चन के आंसर्स के लिए हम ये एक चीज जो किताबों में लिखी गई है, जो गणना करी गई है, तो इस चीज का आंसर ये है कि जब सूर्य पृथ्वी के पास होता है और जब सूर्य पृथ्वी के दूर होता है, तो सूर्य प्राप्त होने वाले सौर विकिरण में, यानी उपसौर व अपसौर की स्थिति में प्राप्त होने वाला सूर्य विकिरण या इंसोलेशन मात्र ±6% होता है। मतलब जितना पहले ऑर्डिनरी मिलता है उसका +6% तब मिलता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास होती है, और उतना और कम तब मिलता है जब जुलाई में सबसे दूर होती है। इतना ही चेंज आता है। तो ये इतना नेग्लिजिबल होता है कि जनवरी के टाइम पे हमें गर्म महसूस नहीं हो पाता और जाड़े के टाइम पे हमें ठंडा में, और ये जुलाई के समय में हमें ठंडा महसूस नहीं हो पाता। इसीलिए ये एक फैक्टर जरूर है, लेकिन ये बहुत मेजर तरीके से इंसुलेशन को इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन हमें सारे रीजंस कवर करना है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि कभी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं इंसुलेशन को, तो आप उसमें एक रीजन ये भी है, इसको आप कंसीडर कर सकें। ठीक है, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा कारण था आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। पृथ्वी की सतह, इसको मान लेते हैं ये पृथ्वी की सतह है, और सूर्य से आने वाले सौर विकिरण के मध्य बना कोण, इनकमिंग सोलर रेडिएशन और अर्थ सरफेस के बीच में बना हुआ ये एंगल, इसको बोलते हैं आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे आई से डिनोट करते हैं। अगर सूर्य की किरणें इससे और ज्यादा तिरछी होने लगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होने लगा, I1, I2, देखिए सूर्य की किरणें जैसे जैसे तिरछी हो रही है वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस में कमी आ रही है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस में कमी आ रही है, तो क्या होगा, अगर इस रे के रास्ते में 3 पार्टिकल आए, 3 कोई भी पार्टिकल यानी 10 पार्टिकल मान लीजिए, अगर इसके रास्ते में 3 पार्टिकल आए और सपोज एक ने रिफ्लेक्ट कर दिया, जो इसको विकिरण मिला इसने रिफ्लेक्ट कर दिया वापस, और इसने एब्जॉर्ब कर लिया और इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऊर्जा की प्राप्ति हुई पृथ्वी की सतह पर, तो पृथ्वी की सतह पर यहाँ पे ए ऊर्जा की प्राप्ति हुई। ठीक है, जिससे अर्थ गर्म होगी। अब जैसे ही किरण अगर तिरछी हो गई, अगर किरणें तिरछी हो रही हैं तो आप देखेंगे कि इनका लेंथ बढ़ गया, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ रे बढ़ गया। ठीक है, किरण की लंबाई बढ़ गई है, तो किरण की लंबाई बढ़ गई है। अगर ये लंबाई बढ़ गई है तो इसके रास्ते में 3 की जगह 10 पार्टिकल आ जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके रास्ते में 10 पार्टिकल आए, माना 1, 2, 3, 4, 5 ने एब्जॉर्ब कर लिया, इन बाकियों ने परावर्तन यानी विकिरण को परावर्तन रिफ्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे प्राप्त होने वाली ऊर्जा अगर B है, अर्थ को प्राप्त होने वाली ऊर्जा इस किरण की वजह से अगर B है, तो ये बात सामान्य सी है कि B को कम ऊर्जा की प्राप्ति होगी ऐसे। ठीक है,
इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। तो अगर किरण की लंबाई बढ़ती है तो रास्ते में, मार्ग में कणों के द्वारा, पार्टिकल के द्वारा अवशोषण व परावर्तन बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। अगर ये एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा तो प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपतन कोण जितना कम होगा अर्थ को उतनी ही कम ऊर्जा मिलेगी। जहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहां पे कम से कम ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये अर्थ है और ये सन है, ये 0 डिग्री लाइन है, ये 23.5, ये 23.5, तो अगर सन की रेज अगर ऐसे आ रही है, सन रेज ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए इतने पोर्शन में इनकी लंबाई कम है, तो यहाँ पे हमेशा ज्यादा गर्मी देंगी। और जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर को, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इस किरण की लंबाई में वृद्धि हो रही है। तो जैसे जैसे इस किरण की लंबाई में वृद्धि होगी वैसे वैसे पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा कम होगी। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमारा कुछ चीजों पे निर्भर कर रहा है। वो क्या रीजन है? तो आपतन कोण को प्रभावित करने वाले क्या कारण हो गए? अब यहाँ पे से आपतन कोण को, यानी आपतन कोण को प्रभावित यानी इफेक्ट करने वाले कारण, करने वाले फैक्टर्स क्या होंगे? वो फैक्टर्स, वो फैक्टर होंगे, एक तो होगा अक्षांश, कि 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे आप देख ही रहे हो, 90 डिग्री तक आते रहते, जैसे जैसे अक्षांश नदन और सदर्न हेमिस्फीयर में इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी आती जाएंगी और उनको प्राप्त होने वाले सूर्य की मात्रा में भी कमी आती जाएगी। इसीलिए इस रीजन का टेम्परेचर ज्यादा होता है और इस रीजन का टेम्परेचर कम होते जाता है, ठीक है। दूसरा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। देखिए, इसको समझिए कि ये अभी मैंने बनाई अर्थ, ये अर्थ तब है जब इसका एक्सिस ये है, ठीक है। एक डायग्राम ले लिया कि मैंने इसका एक्सिस ये है। अब अगर मैं इसका एक्सिस ही चेंज कर दूं तो अर्थ का एक्सिस ऐसा तो है नहीं, अर्थ तो ऐसी है, ये झुकी हुई है, ये देखिए, ये 0 डिग्री लाइन हो गई, ये 23.5 डिग्री लाइन हो गई, ये 23.5 डिग्री लाइन हो गई, ये है सन, ठीक है। थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अलग अलग स्थिति थी दिसंबर, जनवरी, मार्च, और सन रिवॉल्यूशन करते हुए जब अर्थ सन की चारों ओर घूमती है तो ये स्थितियां चेंज होती रहती है, ठीक है। तो क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव भी इन चीजों के लिए मैटर करता है, नहीं तो हमेशा ऐसा ही होते रहता, ये सन होता, ये होता, ये एक्सिस होता, हमेशा रेज ऐसे 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 पड़ रही होती, बस सेम, ठीक है। तो जहाँ पे दिन है वहां, जहाँ पे गर्मी है वहां पे गर्मी चलती, जहाँ पे जाड़ा है वहां पे जाड़ा ही चलता। लेकिन ऐसा क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। जब ऐसे रोटेट करेगी तो कभी कर्क रेखा ऊपर आएगी, कभी मकर रेखा, कभी 0 डिग्री वाली लाइन पे सन की रेज लंबवत पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से होती है। मुझे चीज होती है दिन का समय अवधि, मतलब कि दिन कितना लंबा है। अगर दिन लंबा होगा तो मतलब सन, वहां पे दिन का मतलब ही क्या है कि सनरेज आ रही है तभी दिन है। जब सूर्य में सन होता है उसी वाले हिस्से में दिन होता है, उसके पीछे वाले में रात हो जाती है। और दिन के समय में भी वेरिएशन होता है। दिन के समय में आप देखते हैं कि सूर्य
ये अगर मैंने पृथ्वी है, पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं, ये अर्थ है, मानते हैं कि सन अभी मूव कर रहा है, ये है सन की स्थितियां, ठीक है, ये है अर्थ, ये कांस्टेंट मान लिया आपने अर्थ को कांस्टेंट मान लिया, तो सन की डिफरेंट डिफरेंट स्थिति है, तो यहाँ पे सन रे लंबी सीधे बढ़ रही है, यहाँ पे तिरछी, यहाँ पे तिरछी, यहाँ पे तिरछी, यहाँ पे तिरछी तिरछी तिरछी। अभी तो मेरा खैर वो बोला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए आप देख पा रहे हैं डिस्टेंस कम लग रहा है आपको, लेकिन जनरली ये डिस्टेंस ऐसा नहीं होगा, सब बराबरी पे होगा। तो जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती है तो क्या होता है, अवशोषण, मार्ग में कणों द्वारा अवशोषण और परावर्तन बढ़ जाता है, तो प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा कमी आ जाती है। तो दिन के समय पे ये लाइन सबसे कम है क्योंकि परपेंडिकुलर है, जैसे जैसे तिरछी होगी वैसे 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 इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, तो शाम के टाइम पे ऊर्जा की मात्रा, सुबह के टाइम पे ऊर्जा की मात्रा में कमी आती है, ठीक है। तो ये है आपतन कोण को प्रभावित करने वाले कारक, और सूर्य तप में हमने तीसरा आपतन कोण जो उसको इफेक्ट करता है वो हमने देख लिया है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे हम हमेशा कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाएं, यानी एटमॉस्फेयर में होने वाली प्रक्रियाएं, जो फिनोमेना होते हैं वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाएं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर अर्थ के इस अक्षांश में देख लें 0 डिग्री पे, या कोई भी आप अक्षांश ले लीजिए, आप उस पर देख लीजिए, अगर समान अक्षांश में, सेम अक्षांश में अगर कोई स्थान, जो भी स्थान स्थित है, सबका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर ये एक बात है कि एक अक्षांश ही केवल एक प्रभावित करने वाली स्थिति है, एक ऐसा फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करता आने वाले सोलर रेडिएशन को, तो समान अक्षांश में तापमान हमेशा समान होना चाहिए, सूर्य तप हमेशा समान मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे क्योंकि जहाँ पे जैसे बादल है, अगर किसी वायुमंडल में कहीं पे अगर बादल बनेगा तो बादल की वजह से सोलर रेडिएशन जो होता है वो वापस परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है, सोलर आने वाला सोलर रेडिएशन। तो यहाँ पे हीट की मात्रा, यहाँ पे टेम्परेचर की, यहाँ पे सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होगी, सूर्य तप कम प्राप्त होगा तो यहाँ पे तापमान कम होगा, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं 0 डिग्री पे 4 o'clock रेन की स्थिति होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रेन होने के लिए क्या, तापमान ज्यादा, वैसे ही क्या होगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, बादल बनेंगे तो क्या होगा, फिर कंडेंसेशन होगा। लेकिन ये जो बादल होते हैं ये इसको आने वाले सोलर रेडिएशन को आगे रिफ्लेक्ट करते हुए चले जाता है, तो इसीलिए 0 डिग्री पे तापमान फिर नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है। तो वही पूरा गेम है बैलेंसिंग का। तो टेम्परेचर नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 0 डिग्री का, उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है और थोड़ा बहुत बादल इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और 23.5 डिग्री पे ऐसी बादल वाली स्थिति कुछ नहीं होती है जब तक ये 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। 23.5 डिग्री का टेम्परेचर 0 डिग्री पे जब परपेंडिकुलर, जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पे भी परपेंडिकुलर पड़ेंगी ना, 0 डिग्री पे अगर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ेंगी, इस स्थिति में भी 0 डिग्री का तापमान ज्यादा ना होकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की रेखा का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि 0 डिग्री पे बादल बन जाते हैं जो उसको रिफ्लेक्ट करते रहते हैं आने वाले सूर्य विकिरण को, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सूर्य तप और सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है।